कैसे हैं आप लोग। और आज हम लोग शुरू करते हैं अपनी एनसीईआरटी साइंस, जो कि क्लास 7 की अब हम लोग डील करेंगे। उसका हम लोग चैप्टर 1 पढ़ने जा रहे हैं। क्लास 6 की हम पढ़ चुके हैं और अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 की चैप्टर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो जैसे कि हमने इसमें क्लास 6 में पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि न्यूट्रिएंट्स के बारे में हमने पहले पढ़ा था। ठीक है, कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स के बारे में हमने पढ़ा कंपोनेंट ऑफ फूड्स में। और ये क्या होते हैं, एक्चुअल में कंपोनेंट्स ऑफ फूड्स होते हैं और इन्हीं को नाम दिया जाता है न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, इन्हें नाम दिया जाता है न्यूट्रिएंट्स। इसको याद रखिएगा आप लोग। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है या प्रोटीन है और फैट्स हैं, ये सब हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, नेसेसरी होते हैं और इसीलिए इनको एक टर्म दिया जाता है न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के लिए हर तरह से बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है, इनका अपना अलग अलग इम्पॉर्टेंट रोल है। जैसे कि प्रोटीन की अगर बात करें तो प्रोटीन जो होता है वो बॉडी बिल्डिंग फूड कहलाता है। ठीक है, हम लोग ने पढ़ा था कि प्रोटीन क्या होता है, बॉडी बिल्डिंग फूड है। और अगर डिसीज़ से क्योर हमें करना है, तो हमें बीमारियों से उसको बचाना है, तो हम उसके लिए वाइटामिन्स और मिनरल्स को हमें अपने फूड में उसको शामिल करना चाहिए, ताकि हमें किसी भी तरह की बीमारियों से लड़ने के लिए ताकत रहे। ठीक है, जैसे इस टाइम चल रहा है कोरोना पीरियड जो चल रहा है, इसमें हमें बहुत ज़्यादा अपने खाने में फ्रूट्स को और बहुत ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, रॉ, इन सब का यूज़ करना चाहिए। जिससे क्या होगा, हमारी बॉडी को प्रॉपरली विटामिन्स एंड मिनरल्स मिलेंगे और हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा और हम डिसीज़ से बच पाएंगे। ठीक है, ये किसी भी तरह के डिसीज़ के लिए अच्छे होते हैं। तो अब बात करें, हमने बात की यानी कि हमें ये समझ में आ गया कि कंपोनेंट्स ऑफ फूड्स क्या होते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स एंड मिनरल्स होते हैं। ठीक है, और इन्हीं को हम क्या कह देते हैं, न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। यही कंपोनेंट्स क्या कहलाते हैं, न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं, जो कि हमारे खाने में या हमारे फूड में प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पर आगे बात की जा रही है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड, यानी कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं इन सबको फूड की रिक्वायरमेंट है उनके लिए बॉडी में। ठीक है, चाहे वो प्लांट्स हों चाहे वो एनिमल्स हों, सबको क्या करना है, फूड चाहिए। अब बात आती है प्लांट्स की, तो प्लांट्स अपना जो फूड होता है वो खुद से ही सिंथेसाइज करते हैं। ठीक है, उन्हें हमें हमारी ऊपर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो एनिमल्स और ह्यूमंस हैं, यानी कि जानवर और हम दोनों डिपेंड करते हैं प्लांट्स के ऊपर, क्योंकि हम अपना खाना खुद से नहीं बना सकते। यहाँ पे खाना बनाने की बात किचन में खाना बनाने से नहीं है, बल्कि ये कि जैसे कि जो भी प्लांट्स हैं, क्या हम अब खुद से किसी एनिमल को बना सकते हैं, नहीं। क्या हम प्लांट्स को बना सकते हैं, नहीं। ठीक है, तो बात ये है कि हमें अपने खाने के लिए हम इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं एनिमल्स पे और प्लांट्स पे। लेकिन प्लांट्स डायरेक्टली किसी पे उनको किसी की ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ अपनी बॉडी में उनकी ऐसी क्वालिटीज़ हैं कि वो उसके थ्रू अपना खाना खुद बना लेते हैं और उसी से सरवाइव करते हैं। ठीक है, इसी की आगे बात की जा रही है। तो फ़िलहाल ये कहेंगे कि जो प्लांट्स हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं और हम अपना खाना खुद नहीं बनाते। ठीक है, हम प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, अब बूजो यहाँ पे क्या जानना चाह रहे हैं, बूजो वांट्स टू नो हाउ प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड। ये इसको क्यूरियोसिटी आती है कि कैसे प्लांट्स अपना खाना बनाते होंगे, किस तरह क्या होगा। तो इसके लिए आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट हेडिंग, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में न्यूट्रिशन किस तरह से होता है। ठीक है, अब बात की गई है कि प्लांट्स जो होते हैं वो अपना खाना किस तरह बनाते हैं। तो वो यूज़ करते हैं वाटर को, कार्बन डाइऑक्साइड को और मिनरल्स को। ठीक है, इन सब का यूज़ करते हुए वो क्या बनाते हैं, ये रॉ मटेरियल्स का यूज़ करके वो अपने लिए खाना बनाते हैं। ठीक है, आप लोग याद रखिए, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स, ये यहाँ पे इन्होंने भी बताया, द रॉ मटेरियल्स आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग। ये जो प्लांट है उनके चारों तरफ जो सराउंडिंग है उसमें ये सारी चीज़ें प्रेजेंट हैं। ठीक है, वाटर उनको कहाँ से मिल जाता है, उनको सॉइल से मिल जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड उन्हें कहाँ से मिलता है, एटमॉस्फेयर से मिलता है। मिनरल्स भी उनको सॉइल से मिलते हैं। ठीक है, तो ये रॉ मटेरियल्स हैं वो आसपास मिलते हैं प्लांट्स के। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बात करें कि न्यूट्रिएंट्स बॉडी के ग्रोथ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि अभी हमने पीछे भी बात की है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है बॉडी को ग्रो करने में, और जो भी उसमें डैमेज हो चुका है उसको रिपेयर करने में
बॉडी के पार्ट को, ठीक है। जो भी रिपेयरिंग चाहिए है बॉडी को, वो हमारे कौन हेल्प करते हैं, हमें हेल्प करते हैं न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। यानी कि हमारे न्यूट्रिएंट्स की हमारी बॉडी में कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है। अगर वो नहीं होंगे तो बहुत प्रॉब्लम होगी। जिस तरह कि हम खाना नहीं लेंगे तो हमारे पास एनर्जी नहीं होगी। ये हमें एनर्जी भी प्रोवाइड करते हैं, जो भी हमारी लाइफ के प्रोसेसेस हैं उनको पूरा करने के लिए। यानी कि न्यूट्रिएंट्स अपने आप में कितना ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और हम न्यूट्रिएंट्स के लिए किस पे डिपेंड करते हैं, प्लांट्स पे और एनिमल्स पे। और एनिमल्स किस पे डिपेंड करते हैं, प्लांट्स पे, ठीक है। तो इनडायरेक्टली हम एनिमल्स और प्लांट्स पे डिपेंड कर रहे हैं और एनिमल्स भी प्लांट्स के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। अब अभी तक हमने बहुत अच्छे से न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ा। अब बात आ रही न्यूट्रिशन क्या होता है। यहाँ पे मोड ऑफ न्यूट्रिशन बताया जा रहा है प्लांट्स के, ठीक है। तो न्यूट्रिशन एक्चुअल में कौन सा वर्ड है, इसको ध्यान रखिए। और इसकी डेफिनेशन बहुत पूछी जाती है, डिफाइन न्यूट्रिशन या किसी भी तरह से व्हाट इज़ न्यूट्रिशन, तो इसको ध्यान में रखिएगा कि न्यूट्रिशन क्या होता है। अब ये आपको बताने जा रही हूँ। न्यूट्रिशन इज़ द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म। कोई भी ऑर्गेनिज्म किस तरह खाने को ले रहा है, ठीक है। एक ये बात आ गई। दूसरी बात कि खाना लेने के बाद बात तो हो गई, लेकिन उसके बाद उसको यूटिलाइज कैसे कर रहा है, खाने को लेना कैसे ले रहा है, दूसरी बात उसको यूटिलाइज कर रहा है बाय द बॉडी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन, ठीक है। तो पूरी डेफिनेशन ये होगी कि वो किस तरह से खाने को लेता है और यूटिलाइज करता है। यानी कि न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी इज कॉल्ड मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है, इज कॉल्ड न्यूट्रिशन, ठीक है। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से ध्यान रखिए। इस चैप्टर का नाम भी न्यूट्रिशन इन प्लांट है, इसलिए ये क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, ठीक है। अब आगे बात कर लेते हैं न्यूट्रिशन के टाइप। यहाँ पे मोड बताया था, यानी कि न्यूट्रिशन को हम कई तरह से ले सकते हैं। तो यहाँ पे था द मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो देखिए, एक तो है कि हम खुद से खाने को बना लें, खुद से ले लें, जिस तरह से जिनको हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। ऑटो मीन सेल्फ एंड ट्रॉफस मीन नरिशमेंट, खुद से नरिशमेंट लेना, ठीक है। तो इस तरह के न्यूट्रिशन को हम कहते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। यानी कि न्यूट्रिशन हमारे दो टाइप के हुए। एक हुआ यहाँ पे जो आपको बताया जा रहा है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, और दूसरा हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक है। अगर कोई पूछे डिफाइन न्यूट्रिशन तो आप बता देंगे, उसके बाद पूछेगा टाइप ऑफ न्यूट्रिशन तो आप बता देंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन 2 टाइप्स के होते हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब हम पढ़ते हैं कि ये ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एक्चुअल में है क्या। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड themselves from simple substances is called autotrophic nutrition, ठीक है। ऑटो मीन सेल्फ, ट्रॉफिस मीन नरिशमेंट, ठीक है। सिंपल मोड से हम उसको सिंपल सब्सटेंस का यूज़ करते हुए, जैसे कि प्लांट्स कर रहे हैं कि वाटर ले रहे हैं, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं, मिनरल्स ले रहे हैं, उनका यूज़ करके खुद से खाना बना लेना क्या कहलाता है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहलाता है। और इस तरह के जो प्लांट्स हैं उनको कहा जाता है ऑटोट्रॉफ्स, ठीक है। उनको क्या कहा जाएगा, ऑटोट्रॉफ्स। यानी कि जो खुद से अपना खाना बना ले वो क्या कहलाते हैं, ऑटोट्रॉफ्स। अब बात करें एनिमल्स की। ऑब्वियसली एनिमल्स डिपेंड कर रहे हैं अदर ऑर्गेनिज्म पे, वो अपना खाना खुद से नहीं बना सकते। वो जब प्लांट्स अपना फूड बना लेते हैं तो वो प्लांट्स को फूड की तरह अपने खाने में ले लेते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, हेटेरोट्रॉफ्स कहलाते हैं। हेटेरोस मीन होता है अदर, जो कि अदर पे डिपेंड करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, हेटेरोस। यानी कि हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन किस में होगा, एनिमल्स में होगा, और ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन किस में होगा, प्लांट्स में होगा, ठीक है। तो आप लोग इसमें बता सकते हैं न्यूट्रिशन के बारे में, फिर टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में या मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में, और उसके बाद आप बता सकते हैं, एक एक एग्जाम्पल दे सकते हैं। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का एग्जाम्पल हो गया प्लांट्स एंड हेटेरोट्रॉपिक का एग्जाम्पल हो गया एनिमल्स। इस तरह से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। पहली wants to know why our body cannot make food from carbon dioxide, water and minerals like plants do, ठीक है। पहली को यहाँ पे वो समझना चाह रही है, जानना चाह रही है कि जिस तरह से प्लांट्स खाना बना लेते हैं, हम अपना खाना क्यों नहीं बनाते, ठीक है। तो क्या पैरामीटर्स होते हैं जो प्लांट्स के पास है, हमारे पास नहीं है, इसी को आगे हम पढ़ते हैं। नाउ वी मे आस्क वेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स आर लोकेटेड, ठीक है। वेदर फूड इज मेड इन ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, किन पार्ट्स में, प्लांट के किन पार्ट्स में ये खाना बनता है, कहाँ पे इनकी फैक्ट्रीज लगी हुई हैं, ठीक है। तो ये सारी क्यूरियोसिटी आ रही है, और कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है ऊपर नीचे, किस तरह क्या होता है, ये जानना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि जो प्लांट्स में खुद से खाना बनाने की टेंडेंसी है, जिसको हम ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं, और प्लांट्स को नाम दिया जाता है ऑटोट्रॉफ्स, तो वो प्रोसेस होती है फोटोसिंथेसिस, ठीक है। फोटो मीन लाइट, सिंथेसिस मीन टू कंबाइन, ठीक है।
तो फोटोसिंथेसिस के थ्रू ये खाना बनाने की प्रोसेस हो पाती है। फोटो से ही हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ पे लाइट की यानी कि सनलाइट की ज़रूरत है खाना बनाने में, और बाकी तो पीछे हम पढ़ चुके हैं कि वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स की भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। आगे देखते हैं, यहाँ पे बता रहे हैं कि लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट्स, यानी कि हमें ये बात समझ में आई कि जो भी फूड फैक्ट्रीज होते हैं प्लांट्स की वो क्या है, लीव्स हैं, यानी कि मेनली फोटोसिंथेसिस लीव्स में होती है। लेकिन इसका ये मीन नहीं है कि इसके स्टेम में, इसके और अदर पार्ट्स में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होती। ठीक है, लीव्स में तो होती है लेकिन और भी पार्ट्स में होती है, लेकिन अगर मेजर कहा जाए तो मेजरली कहाँ होती है, लीव्स में होती है। ठीक है, आगे देखते हैं, ऑल द रॉ मटेरियल्स मस्ट रीच द लीफ, वाटर, मिनरल्स। अब बात की जा रही है कि कैसे लीफ में प्रोसेस हो पाती है। तो देखिए, वाटर आपके रूट्स के थ्रू, वाटर और मिनरल्स रूट्स के थ्रू पहुंच जाते हैं प्लांट्स में, जो कि सॉइल में प्रेजेंट होते हैं। क्या कर लेते हैं, रूट्स जो है उनको अब सबसे पहले एब्जॉर्ब करती है और फिर उसको ट्रांसपोर्ट कर देती है कहाँ तक करती है, लीव्स तक उसको पहुँचा देती है, क्योंकि उसको पता है कि क्या होना है, हमारी फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होनी है। उसके बाद हमारा दूसरा फैक्टर आ गया, अभी हमने वाटर मिनरल्स को ले लिया। ठीक है, अभी हमने देखी साइट देख ली कि किस साइट पे ये काम होगा फोटोसिंथेसिस का काम, तो वो साइट हुई हमारी लीव्स। ठीक है, उसके बाद बात आई वाटर कैसे ट्रांसफ़र होगा, तो वो एब्जॉर्ब होगा रूट्स के थ्रू और ट्रांसपोर्ट होगा लीव्स में। फिर बात आ रही है कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेंगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को हम वहाँ से लेंगे। ठीक है, और कैसे लेंगे, थ्रू द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स। लीव्स में जो लीव्स की टू सरफेसेस होती हैं, अपर सरफेस एंड लोअर सरफेस। जो अपर सरफेस होती है वो डोर्सल कहलाती है और जो लोअर सरफेस होती है वो वेंट्रल कहलाती है। तो जो वेंट्रल सरफेस होती है वहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइनी पोर्स होते हैं, जो कि आपके क्या कहलाते हैं, जो पोर्स होते हैं वो गार्ड सेल से सराउंड रहते हैं, और उन पोर्स को नाम दिया जाता है स्टोमेटा। ठीक है, स्टोमेटा कहा जाता है उन्हें, उन पोर्स को, उसके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ तक पहुँचती है। यहाँ देख लेते हैं, बूचो वांट्स टू नो हाउ वाटर एंड मिनरल्स अब्सॉर्ब बाय द रूट्स रीच द लीव्स। ठीक है, जो बूचो को आप जानना चाह रहे हैं कि किस तरह से वाटर और जो मिनरल्स है वो लीव्स तक पहुँचता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ते रहेंगे जी, किस तरह से पहुँच रहा है। तो ये बता रहे हैं कि वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय वेसल्स which run like pipes throughout the roots, the stem branches and the leaves। ठीक है, तो पैसेजेस बने हुए हैं, वो वेसल्स बने हुए हैं जिसके थ्रू वो उनके लीफ तक इस न्यूट्रिएंट्स को पहुंचा देते हैं। ठीक है, और इन जो जिनके थ्रू ये पहुंचते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं वेसल्स। दे कॉल्ड वेसल्स, वो वेसल्स कहलाते हैं और उसके थ्रू पहुंचते हैं। और इसको बहुत डिटेल में हम चैप्टर 11 में ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स पढ़ेंगे, उसमें ये हमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं, पहली वॉन्ट्स टू नो वॉट इज़ सो स्पेशल अबाउट द लीव्स, दे कैन सिंथेसाइज फूड बट अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट कैन नॉट। ठीक है, वो जानना चाहते हैं कि क्या सिर्फ लीव्स ही में ही फोटोसिंथेसिस होती है, और चीज़ों में नहीं होती। तो देखिए, और चीज़ों में भी फोटोसिंथेसिस होती है। ठीक है, यानी कि स्टेम अगर ग्रीन है तो उसमें भी होगी। ठीक है, तो आगे इसको देखते हैं। द लीव्स, अब आ गया पॉइंट, अभी हमने कितने पॉइंट्स पढ़े थे, वाटर एंड मिनरल्स, कार्बन डाइऑक्साइड पढ़ लिया था। ठीक है, अब बात आ गई सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर की, यानी कि ग्रीन पिगमेंट की, जो कि है क्लोरोफिल। ठीक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये पिगमेंट है। अगर ये पिगमेंट हमारी बॉडी में होता तो शायद हम फोटोसिंथेसिस कर पाते, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि बहुत चीज़ें की रिक्वायरमेंट्स होती हैं। ठीक है, हमें CO2 भी चाहिए होता और हमारी बॉडी CO2 इतना ले भी नहीं पाती, तो बहुत सी प्रॉब्लम है। एक पॉइंट है कि ग्रीन पिगमेंट बहुत ही नेसेसरी होता है। इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ सनलाइट। ठीक है, इसका मेन काम क्या है कि फोटोसिंथेसिस में, फोटो मीन्स लाइट। ठीक है, तो लाइट को कौन कैप्चर करेगा, तो वो कैप्चर करने वाला पिगमेंट है ग्रीन पिगमेंट, जिसका नाम है क्लोरोफिल। ठीक है, दिस एनर्जी इज़ यूज टू सिंथेसाइज फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। यही एनर्जी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को फूड में चेंज कर देती है। ठीक है, यानी कि हमारी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, ऑब्वियसली सनलाइट और वाटर और मिनरल्स का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं होगी तो हमारी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होगी। तो एक बार हम पूरी इस प्रोसेस को पढ़ लेते हैं क्योंकि ये बहुत अच्छा आपका क्वेश्चन बनेगा। फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड and water, एक मिनट, this energy is used to synthesize prepare food from carbon dioxide and water. Since the synthesis of food occurs in the presence of sunlight is called photosynthesis। क्योंकि ये जो synthesis हो रही है
ये किसके प्रेजेंस में हो रही है? सनलाइट की प्रेजेंस में, इसलिए इसको नाम दिया जाता है फोटोसिंथेसिस। फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन टू कंबाइन। So we find that the chlorophyll, sunlight and carbon dioxide and water are necessary to carry out the process of photosynthesis. पूछें कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो कि हमारे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो क्लोरोफिल इम्पॉर्टेंट है, सनलाइट इम्पॉर्टेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये सब बहुत ज़्यादा नेसेसरी हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। इनमें से एक भी चीज़ मिसिंग है तो आपकी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं हो सकती। ठीक है, अगर इनमें से एक भी चीज़ मिसिंग है तो आपकी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं हो सकती, इसको ध्यान रखिएगा। ये एक बहुत ही यूनिक प्रोसेस है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर ये प्रोसेस नहीं होती, ठीक है, अगर ये प्रोसेस नहीं होती तो सर्वाइवल होता ही नहीं, क्योंकि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में सिर्फ इन चीज़ों का कंजप्शन बताया गया है, अभी ये नहीं बताया गया कि क्या बनता है। ठीक है, इसको आगे हम लोग जान लेते हैं और फिर हम जानते हैं कि ये हमारी अर्थ के लिए इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। द सोलर एनर्जीज आर कैप्चर्ड बाय द लीव्स एंड स्टोर्ड इन द प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ फूड। द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो देखा जाए कि अगर सन नहीं है, सनलाइट नहीं है या क्लोरोफिल नहीं है तो ये प्रोसेस हमारी इम्पॉसिबल है। तो कहा जा सकता है कि एक तरह से सनलाइट की एनर्जी को हम यूज़ करते हैं, यानी कि बिना सनलाइट के ये पॉसिबल नहीं है, और हमारा जो सनलाइट है वो एक अल्टीमेट सोर्स है हमारी ऑर्गेनिजम्स के लिए। ठीक है, आगे ये कह रहे हैं कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो बिल्कुल भी इमेजिन नहीं किया जा सकता। कैसे, ये हम बता रहे हैं। अभी तो आप लोग ये सोचेंगे भाई क्या अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो फूड खाना नहीं खा पाएंगे और वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, लेकिन किस तरह आगे क्या होता है ये अभी आपको आगे पता चलेगा। In the absence of the photosynthesis, there would not be any food. The survival of almost all living organisms directly or indirectly depends on the foods of the plants. क्योंकि रीज़न ये कह रहे हैं कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम लोग प्लांट्स पे ही डिपेंड करते हैं। रीज़न क्या है? सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हम ये जब फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होती है तो जो लिया तो हमने कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल, लेकिन जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लूकोज बनता है, या उसको स्टार्च भी कहते हैं, वो बनता है, प्लस ऑक्सीजन गैस बनती है और वाटर भी निकलता है। तो ये इसके 3 प्रोडक्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। कार्बोहाइड्रेट तो एज ए फूड प्लांट्स के काम आ जाता है, स्टार्च यानी कि, और लेकिन जो ऑक्सीजन होती है वो हमारी रेस्पिरेशन के लिए निकलती है। ठीक है, ऑक्सीजन, इसीलिए अगर ऑक्सीजन नहीं है तो हमारा सर्वाइवल ही नहीं है, हम नहीं होंगे और ना एनिमल्स होंगे, यानी कि हम इनडायरेक्टली या डायरेक्टली हम किस पे डिपेंड कर रहे हैं? प्लांट्स पे। और फोटोसिंथेसिस अगर प्रोसेस नहीं होती है तो सर्वाइवल नहीं होगा। इस बात को आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा, क्योंकि जब ऑक्सीजन ही नहीं है तो फिर हम लोग भी नहीं हैं। ठीक है, अच्छा, इस बात को यहीं रोकते हुए जो इस पेज में पीछे अलग से एक बताया गया था उसको ले लेते हैं। ठीक है, ये सेल्स को अलग से बताया गया तो आप लोग ये अलग से पढ़ लीजिए। अभी हम वहाँ तक बात रख रहे हैं अपनी कि हमारे सर्वाइवल के लिए फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का होना कितना इम्पॉर्टेंट है। अगर वो नहीं होगी तो हमारा सर्वाइवल इम्पॉसिबल है। ठीक है, अब यहाँ पे बात कर रहे हैं, ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं सेल्स एक्चुअल में क्या होते हैं। ठीक है, तो सेल्स की बात करें तो ये समझाना चाह रहे हैं कि सेल्स हमारी बॉडी की जो ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो प्लांट की बॉडी हो चाहे वो एनिमल्स बॉडी हो, तो वो सबसे छोटी यूनिट सेल से मिलके बनती है। ठीक है, जिस तरह से कोई भी बिल्डिंग बनती है और उसके छोटे छोटे ब्रिक्स होते हैं, ईंट होते हैं, उससे वो बॉडी बनके बिल्डिंग बनके तैयार होती है। उसी तरह सेल्स सिमिलर हैं हमारे, जैसे कि ब्रिक वैसे ही सेल्स। ठीक है, तो ये छोटे छोटे सेल्स होते हैं जिनके थ्रू हमारी पूरी बॉडी बनती है। अब ये बताना चाह रहे हैं कि ये इतने टाइनी होते हैं कि हमें नेकेड आई से नहीं दिख सकते, तो इसको हम लोग माइक्रोस्कोप के थ्रू देखते हैं। तो इससे सेंटर में न्यूक्लियस होता है और सराउंडिंग में क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन्स होती हैं, और बीच में ये न्यूक्लियस और अंदर साइटोप्लाज्म। बस इसमें आपको छोटा सा ये बता दिया गया है कि इसमें एक न्यूक्लियस होता है और सेल मेम्ब्रेन होती है और साइटोप्लाज्म होता है, और ये हमारी बॉडी की सबसे छोटी यूनिट है। इन्हीं के मिल के बनने से हमारी पूरी बॉडी तैयार होती है। तो अगर हमारी बॉडी की यूनिट पूछा जाए तो कौन होगा? सेल्स होंगी। ठीक है, अब पॉइंट पे चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ, जहाँ पे हम ऑक्सीजन बात कर रहे थे कि ये ऑक्सीजन क्या है। पहले इसको देख लेते हैं कि इन्होंने क्या यहाँ पे बताया। बिसाइड्स लीव्स फोटोसिंथेसिस आल्सो टेक्स प्लेस इन अदर ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि लीव्स के अलावा भी अगर कोई भी ग्रीन प्लांट्स है, यानी कि उसकी ब्रांचेस ग्रीन है या उसका ट्रंक या उसका स्टेम ग्रीन है, तो वहाँ पे भी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी। ठीक है, आप लोग ये याद रखिएगा क्योंकि MCQs में ये सब पूछ सकते हैं। द डेजर्ट प्लांट्स हैव स्केल्स। अब डेजर्ट प्लांट्स जो होते हैं ताकि उनमें
लीव्स चेंज हो जाती हैं स्पाइन्स लाइक लीव्स में, क्योंकि ट्रांसपिरेशन प्रोसेस ना हो और वाटर का लॉस ना हो, ठीक है। इसलिए आपको ट्रांसपिरेशन भी बढ़ाया जा चुका है, ध्यान रखिएगा। तो ट्रांसपिरेशन क्या होता है, वो बैलेंस करता है जो भी हमारे बहुत उसके फंक्शन होते हैं कि जो एक्स्ट्रा वाटर होता है प्लांट में वो ट्रांसपिरेशन के थ्रू निकल जाता है, लीव्स के थ्रू, स्टोमेटा के थ्रू, ठीक है। और ये जो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस होती है इसका ये भी एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है इसका ये भी इम्पॉर्टेंट रोल होता है कि ये हमारे बॉडी के, जो प्लांट की बॉडी होती है उसका टेम्परेचर को मेंटेन रखता है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे बात ट्रांसपिरेशन की नहीं हो रही, यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि किस पार्ट में हो सकती है फोटोसिंथेसिस। तो देखिए जो इसके लीव्स हैं स्पाइन लाइक हो गई हैं, लेकिन उनमें क्या होगी, फोटोसिंथेसिस होगी। अगर वो ग्रीन है, उनमें क्लोरोफिल है, तो उसमें फोटोसिंथेसिस होगी, ठीक है। तो फिर आगे हम कंटिन्यू करते हैं अपने ऑक्सीजन वाले पॉइंट पे कि फोटोसिंथेसिस हमारी अर्थ के लिए, सर्वाइवल के लिए, हमारे ज़िंदगी के लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है, और अगर ये नहीं होती है तो हमारी लाइफ इम्पॉसिबल है, ठीक है। अब बात करते हैं फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन की, उनकी केमिकल रिएक्शन किस तरह होती है, क्या होता है, ये हम देखते हैं, ठीक है। तो सीधा रिएक्शन पे चलते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर कंबाइन करता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, ठीक है। और यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट, ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये आपका बन के तैयार हो जाता है। ये कार्बोहाइड्रेट फूड के लिए एज अ फूड यूज़ हो जाता है और ऑक्सीजन हमारे लिए, एनिमल्स के लिए निकल के आ जाता है, ठीक है। अब ये आपकी लीव दिखाई गई है, लीव में बताया गया यहाँ पे टाइनी पोर्स होते हैं, जो कि यहाँ पे ये दिखाया जा रहा है। ये अभी हमने बात की थी ना स्टोमेटा की, तो देखिए ये स्टोमेटा की इन्होंने ये दिखाया है, यहाँ पे टाइनी पोर्स होते हैं, ये इस तरह से इसको देखा गया माइक्रोस्कोप में। ये स्टोमेटल ओपनिंग है, ठीक है। और ये जो इसको क्लोज कर दी हैं गार्ड सेल्स, बंद कर देती हैं और खोल भी देती हैं, तो ये क्या कहलाती हैं, गार्ड सेल्स कहलाती हैं। ये आपके लीफ को जब हम कट करेंगे, अंदर सेक्शंस को देखेंगे तो ऊपर की तरफ हमें ये मिलेगा क्लोरोफिल, और ये यहाँ पर हमें मिलेंगे गार्ड सेल्स, और ये हमें मिलेगा स्टोमा। सेक्शन ऑफ लीफ यहाँ पर दिखाया गया। यहाँ पे क्या दिखाया जा रहा है, ये पूरा दिखाया जा रहा है, ये हमारा प्लांट है, ठीक है। यहाँ भी ज़मीन से वाटर एंड मिनरल्स ले रहा है, और यहाँ पे इसके पास क्या है, क्लोरोफिल है। प्लांट हमारा ये ग्रीन लीव्स है, और यहाँ पे इसको कार्बन डाइऑक्साइड पहुँच रहा है, और यहाँ से इसको लाइट एनर्जी निकल रही है, और यहाँ से ये निकाल रहा है ऑक्सीजन, और क्या निकाल रहा है, अपने प्लांट के लिए फूड। बहुत अच्छा डायग्राम है, इसे आप लोग देख लीजिएगा, बना देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के साथ। अब बात करते हैं आगे। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीजन इज रिलीज्ड, ठीक है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या रिलीज़ हो रहा है, ऑक्सीजन रिलीज़ हो रही है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीजन रिलीज़ होती है। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इंडिकेट द अकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अगर लीव्स में स्टार्च दिख रहा है तो वो बता रहा है कि उसमें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है। स्टार्च क्या है, एक तरह का पॉलीसेकेराइड्स होता है। स्टार्च क्या है, कार्बोहाइड्रेट की ही एक फॉर्म है। कार्बोहाइड्रेट की बहुत सी यूनिट जब हम आपस में कंबाइन कर देते हैं तो सिंपल वे में क्या कहें, उसको स्टार्च कहते हैं, ठीक है। या स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज, किसी के भी नाम से आपको ये मिल सकता है। Bujo has observed some plants with deep red, violet or brown leaves. He wants to know whether these leaves also carry out photosynthesis. यहाँ पे देखिए अभी हमने बात की थी ग्रीन की, पिगमेंट की, क्लोरोफिल की। अगर क्लोरोफिल नहीं है तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि अगर कलर ग्रीन नहीं है तो क्या उसमें क्लोरोफिल नहीं होगा? बिल्कुल होगा, डीप रेड में भी होगा। क्लोरोफिल का नाम चेंज हो जाता है, लेकिन क्लोरोफिल का ABC चीज़ें आ जाती हैं, उसके साथ कुछ और एडिशनल चीज़ें ऐड हो जाती हैं, लेकिन उसमें डीप रेड में भी उसमें फोटोसिंथेसिस होगी। अगर वॉयलेट है तो भी फोटोसिंथेसिस होगी, ब्राउन लीव्स हैं तो भी फोटोसिंथेसिस होगी। तो ये अगर मिसकंसेप्शन हो कि सिर्फ ग्रीन में ही फोटोसिंथेसिस होती है तो ये यहाँ से रिमूव कर दीजिएगा और ध्यान रखिएगा, वरना हमारे जो टोमेटो हैं और भी चीज़ें जो जिनकी लीव्स भी डीप रेड हैं तो क्या उनमें फोटोसिंथेसिस नहीं होगी? नहीं, ऑब्वियसली होगी, और तभी उनका सर्वाइवल है, वरना वो वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अब यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं, अभी हमने बात कर ली फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की। अब हम बात करें कि जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है उसमें स्टार्च बताया गया था, स्टार्च बनता है लीव्स में, वो हमें दिखता है। और अगर लीव्स में स्टार्च दिख रहा है तो ये बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि ऑब्वियसली, बल्कि कंफर्म है कि इसमें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो रही है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि चेक करना है, 2 पॉट्स ले लेना है
और उसमें एक पॉट को तो प्रॉपरली सनलाइट देना है और एक पॉट को आपको 72 आवर्स उसको ब्लैक में रख देना है, मतलब ब्लैक बॉक्स के अंदर रख देना है ताकि उसमें ज़रा सी भी सनलाइट नहीं जाए। ठीक है, उसके बाद उसको आपको चेक करना है। तो जब आप चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि जो जिनमें आयोडीन टेस्ट आप जब करेंगे तो आप देखेंगे कि जिसमें आपका स्टार्च है तो वो जो आपकी सनलाइट की प्रेजेंस में रही थी उसमें स्टार्च होगा और वो आपको प्रॉपरली कलरेशन देगी और बताएगी कि उसमें स्टार्च है। लेकिन जो हमने 3-4 डेज़ के लिए रख दिया था अंदर तो उसमें आपका आयोडीन टेस्ट प्रॉपरली नहीं होगा। लेकिन अगर आप वापस उस प्लांट को लाएंगे और उसको फिर से आप सनलाइट की प्रेजेंस पे रख देंगे तो वापस से वो पूरा प्लांट सही हो जाएगा और जब उसमें आप फिर टेस्ट करेंगे तो वो आपको मेंशन करेगा, यानी कि उसमें फिर से रिएक्शंस होने लगेंगी और स्टार्च फॉर्म हो जाएगा, यानी कि उसमें फोटोसिंथेसिस रिएक्शन हो जाएगी। अब आगे हम लोग बात करते हैं, एक्टिविटी हमारी हो गई। द लीव्स अदर देन ग्रीन ऑल्सो हैव अ क्लोरोफिल। ठीक है, यहाँ पे ये पॉइंट पहले हम आपको बता चुके हैं कि ऑब्वियसली जो ग्रीन नहीं है उसमें भी क्लोरोफिल है। द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, ब्राउन एंड अदर पिगमेंट मास्क ग्रीन कलर। फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन दीज लीव्स। इन लीव्स में भी क्या होता है, आपका फोटोसिंथेसिस होता है। ठीक है, ये बात आप लोग याद रखिएगा। अब इन्होंने बात की है कि अगर हम देखें कि ग्रीन पैचेस हमने बहुत सारा पॉन्ड्स हैं उनमें देखा है किनारे किनारे बहुत सारे ग्रीन पैचेस हो जाते हैं। ठीक है, तो और स्टैग्नेंट वाटर बॉडीज़ हो जाती हैं। तो क्या होता है कि वो एक्चुअल में है क्या, उनका नाम दिया जाता है, वो एक तरह के लोअर प्लांट्स होते हैं, उनको नाम दिया जाता है एल्गी। और ये ग्रीन कलर किसका होता है, क्लोरोफिल पिगमेंट का होता है, जो कि आपकी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को करती है, यानी कि अपना खाना खुद बनाती है। यानी कि हम कह सकते हैं इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, ऑटोट्रॉफ्स है, या वो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, या हम कह सकते हैं एल्गी क्या है, ऑटोट्रॉफ्स हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट हेडिंग की, सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, यू हैव जस्ट लर्न द प्लांट सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब यहाँ पे बात की जा रही है कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो एक्चुअल में किसके बने हुए होते हैं। तो जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो बने हुए होते हैं कार्बन के, हाइड्रोजन के एंड ऑक्सीजन के। ठीक है, 3 यहाँ पे चीज़ें हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, इसके कार्बोहाइड्रेट्स बने हुए होते हैं। दीज आर यूज्ड टू सिंथेसाइज अदर कंपोनेंट्स ऑफ फूड सच एज प्रोटीन्स एंड फैट्स। ठीक है, और हमारी बॉडी में जो फूड कंपोनेंट्स है, आपने पीछे भी पढ़ा था चैप्टर की शुरुआत में कि प्रोटीन्स और फैट्स के भी हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स की तो हमने बात कर ली कि वो कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के बने होते हैं। लेकिन प्रोटीन में अगर हम डिफ्रेंशिएट करें तो इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन भी होता है। ठीक है, तो प्रोटीन्स के केस में हमारा नाइट्रोजन स्पेशली एक एक्स्ट्रा मेटल है जो कि नॉन मेटल है नाइट्रोजन, तो वो होता है। ठीक है, तो अब ये बात आ रही है कि अभी यहाँ पे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तो हमें समझ में आ गया कि हमारा जो है कार्बोहाइड्रेट्स बन रहे थे। ठीक है, कैसे बने हमें पता है, कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू उसमें कार्बन आया होगा, वाटर के थ्रू हाइड्रोजन आया होगा और फिर ऑक्सीजन बनी, O2 बना। ठीक है, लेकिन अब बात है यहाँ पे नाइट्रोजन कैसे, प्रोटीन हमारा जो कंपोनेंट्स ऑफ फूड बन जाता है तो उसमें नाइट्रोजन कहाँ से आता है। तो अगर हम बात करें तो हमारे अर्थ की, जो हमारा पूरा अर्थ है, अर्थ में क्या है, गैशियस अर्थ में क्या है, हमारी गैसेस हैं बहुत सारी। तो उसमें 78% हमारी क्या होती है, नाइट्रोजन गैस होती है। ठीक है, तो नाइट्रोजन गैस जो होती है वो फ्री है। ठीक है, तो वो कुछ बैक्टीरियाज के थ्रू, ठीक है, वो कुछ बैक्टीरियाज के थ्रू हमारे प्लांट्स में पहुंचती है। ठीक है, तो नाइट्रोजन जो होती है वो जो राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं और भी बहुत से बैक्टीरियाज होते हैं जो फिक्स करते हैं नाइट्रोजन को, तो वो उस नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं और उसके थ्रू वो नाइट्रेट्स में और नाइट्राइट्स में उसको चेंज कर देते हैं और उसके थ्रू ये हमारे बॉडी में पहुंचते हैं और ये प्रोटीन उससे बनता है। बट प्रोटीन्स आर नाइट्रोजनस सब्सटेंस विच कंटेन नाइट्रोजन। फ्रॉम वेयर डू द प्लांट्स ऑब्टेन नाइट्रोजन, यही कह रहे हैं कि ये कहाँ से आया। ठीक है, तो ऑब्वियसली नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में है। ठीक है, गैशियस फॉर्म में, और वहाँ से हमारे उसको क्या करते हैं, एब्जॉर्व करते हैं और उसे फिर फिक्स करते हैं बैक्टीरियाज। ठीक है, और फिक्स करने के बाद उसे हमारी बॉडी में उस तरह से, यानी कि प्रोटीन्स के फॉर्म में पहुँचा देते हैं। ठीक है, इसको पढ़ने से फ़ायदा नहीं, ये सब जो भी है आपको बता दिया गया। तो एक तो वे हो गया हमारा किससे हमें पहुँचा हमारी बॉडी में, एक तो नाइट्रोजन फिक्सेशन से हमारे अंदर नाइट्रोजन पहुँचा। दूसरा जो फर्टिलाइजर्स यूज़ किए जाते हैं, यानी कि जो यूरिया है, ठीक है, यूरिया हमारा NH2CO NH2 यूरिया होता है,
उसमें भी नाइट्रोजन होता है। तो जब ये यूरिया हमारी सॉइल में डाला जाता है तो उसके थ्रू भी ये हमारी प्रोटीन बनता है। उससे नाइट्रोजन का मतलब ये कि अगर नाइट्रोजन नहीं है तो प्रोटीन नहीं है, यानी कि इनडायरेक्टली अगर देखा जाए तो नाइट्रोजन होने से ही क्या बन रहा है, हमारा प्रोटीन बन रहा है, जो कि हमारा एक फूड का कंपोनेंट है, एक इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है। तो ये हमें दो तरह से मिलता है, एक तो हमें फिक्स कर देता है बैक्टीरिया उसके थ्रू, और दूसरा ये हमारे प्लांट में पहुंच जाता है। जब प्लांट में पहुंच जाता है, जब हम उसको खाते हैं तो वो हमारी बॉडी में आ जाता है। और दूसरा हमारा फर्टिलाइज़र के थ्रू ये भी बॉडी में पहुंच जाता है प्लांट की, ठीक है। तो द सॉइल इन दिस वे द प्लांट्स फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट्स ऑफ नाइट्रोजन। इस तरह जो हमारा प्लांट है उसकी जो नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट होती है वो फुलफिल हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने ये बताया कि हमने कैसे पूरी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को किया और क्या साइट्स होती हैं उसकी, और किस में ये पॉसिबल है, किस में ये पॉसिबल नहीं है। अगर हमारी फोटोसिंथेसिस रिएक्शन नहीं हो रही तो हमारा सर्वाइवल इम्पॉसिबल है, ठीक है। यहाँ पे लास्ट में यही कह रहे हैं, प्लांट्स कैन देन सिंथेसाइज प्रोटीन एंड वाइटामिन्स, ठीक है। तो उसके बाद ही जब ये नाइट्रोजन प्रॉपरली प्लांट के अंदर पहुँच जाती है तो वो उससे प्रोटीन बना लेते हैं और वाइटामिन्स बना लेते हैं, ठीक है। हम बहुत सी चीज़ें खाते हैं जिसमें प्रोटीन्स होते हैं और वाइटामिन्स होते हैं, तो वो इसी के थ्रू हमारी बॉडी में पहुंच जाती है। तो आज तक का ये आपका एक पार्ट था इस चैप्टर का, न्यूट्रिशन ऑफ द प्लांट का, ये आपका फर्स्ट पार्ट था। अगले लेक्चर में हम अदर पार्ट के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, अपना कंटिन्यू करते हैं क्लास 7 का जो साइंस का फर्स्ट चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, उसका अब हम पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो उसमें हम हेडिंग अपनी लेते हैं अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अभी तक हमने क्या पढ़ा था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में, कि जो न्यूट्रिशन होता है वो 2 टाइप्स का होता है आपका। एक आपका ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है, एक आपका हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है। उसके बाद हमने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के बारे में पूरा पढ़ा डिटेल में, और उसके बाद पूरा पढ़ा कि किस तरह से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या हम लेते हैं रिएक्शन में, कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं, उसमें क्लोरोफिल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सनलाइट लेते हैं, और उसके बाद हमारा इधर वाटर के साथ लेकर फिर इधर हमारा प्रोडक्ट में ऑक्सीजन गैस और स्टार्च मेनली बन जाते हैं, और वो स्टार्च हमारी लीफ में एज ए प्रोडक्ट, एज ए फूड जो प्लांट्स होते हैं उनके लिए इकट्ठा हो जाते हैं, ठीक है। इसके बारे में हमने बहुत डिटेल में पढ़ा था, और ये भी पढ़ा था कि ग्रीन प्लांट्स में ही सिर्फ फोटोसिंथेसिस होती है, क्या जो लीव्स हैं वो और भी कलर की होती हैं, क्या उनमें फोटोसिंथेसिस नहीं होती है, तो उसमें भी फोटोसिंथेसिस होती है, ठीक है। अब हम अपने सीधे टॉपिक पे आते हैं, जिसमें हमने पढ़ना है कि और किस किस तरह से न्यूट्रिशन होता है, यानी कि अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, ठीक है। अभी हमने ऑटोट्रॉप्स हेटरोट्रॉप्स के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ने जा रहे हैं अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जैसे जिन प्लांट्स में क्लोरोफिल होता है उनमें तो सीधा फोटोसिंथेसिस हो जाती है, लेकिन जिसमें क्लोरोफिल नहीं है तो वो फूड अपना कैसे सिंथेसाइज करते होंगे, या वो किस तरह अपने न्यूट्रिशन को लेते होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे यही बात कह रहे हैं, लाइक ह्यूमन्स एंड एनिमल्स सच प्लांट्स डिपेंड्स ऑन द फूड बाय द अदर प्लांट्स, दे यूज़ द हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जैसे एनिमल्स हैं या हम हैं, ह्यूमन्स हैं, तो हम लोग किस तरह का न्यूट्रिशन एक्सेप्ट करते हैं, हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमें मिलता है, ठीक है। प्लांट्स कैसा लेते हैं, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, क्योंकि वो अपना खाना खुद बना लेते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे बात की जा रही है कुछ ऐसे प्लांट्स की जो अपना खाना खुद नहीं बना पाते हैं, यानी कि वो ऑटोट्रॉफ्स नहीं होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि येलो वायरी ब्रांच्ड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, और वो जो है वो पूरा किसी और प्लांट के ऊपर पूरा छाया रहता है, ठीक है। इसको यहाँ पे भी फिगर में दिखाया जाएगा। तो उसका नाम है कस्क्यूटा, उस प्लांट का नाम है कस्क्यूटा, जिसको कहते हैं अमर बेल, जिसमें क्या होता है कि क्लोरोफिल नहीं रहता है, वो अपना खाना रेडीमेड बनाते हैं, किसी पे चढ़कर बनाते हैं, ठीक है, क्लाइंबिंग करके किसी प्लांट पर, तब वो अपना खाना बनाते हैं, ठीक है। तो वो जिस पेड़ पर चढ़ते हैं वो कहलाता है होस्ट, और वो खुद क्या कहलाते हैं ये भी हम देखते हैं। ये देखिए, ये स्ट्रक्चर दिखाया गया है यहाँ पे कस्क्यूटा, ये येलो कलर का पूरा, इस पे ग्रीन कलर का या नीचे पेड़ है, इसको कहेंगे होस्ट प्लांट, और जो ये येलो कलर की बेल है, अमर बेल, इसको कस्क्यूटा कहते हैं। तो ये इस पे चढ़कर इससे न्यूट्रिएंट्स ले लेता है, क्योंकि इसके अंदर खुद का क्लोरोफिल नहीं होता, इसलिए यहाँ पे ये इस प्लांट के ऊपर अपना खाना लेने के लिए पूरी तरह से चढ़ जाता है, ठीक है। तो जो नीचे प्लांट है जिसपे ये ले रहा है जिसके थ्रू, वो कहलाता है होस्ट हमारा, और ये क्या कहलाता है, पैरासाइट कहलाता है,
ठीक है। कस्क्यूटा प्लांट को हम क्या कहेंगे? पैरासाइट कहेंगे। अब यहाँ पे हमें न्यू टर्म मिलता है पैरासाइट। ठीक है, तो आप लोग पैरासाइट ध्यान रखिएगा। हम उसे पैरासाइट कहेंगे जो कि किसी से अपना फ़ायदा तो उठा रहा है लेकिन उसका नुकसान कर रहा है। ठीक है, जैसे कि ये कस्क्यूटा प्लांट है, ये क्या करता है, उससे अपने न्यूट्रिएंट्स तो ले लेता है लेकिन उसको न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है प्लांट्स को। ठीक है, तो ऐसे जो होते हैं जिन पर इंसान सर्वाइव करता है, जैसे कि हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी में बहुत सारे लीचेस, ठीक है, ये सब चीज़ें जूं वगैरह रहते हैं। तो वो क्या करते हैं कि वो हमसे तो फ़ायदा उठा लेते हैं, खून या मॉस्किटोज़ हैं तो वो ब्लड सक कर लेते हैं, तो वो हमसे तो फ़ायदा उठाते हैं लेकिन हमारा बदले में क्या करते हैं? नुकसान करते हैं। तो हमारी बॉडी क्या कहलाएगी? होस्ट कहलाएगी। और जो पैरासाइट हमसे ये फ़ायदा उठा रहे हैं तो वो क्या कहलाएंगे? इंसेक्ट्स हमारे पैरासाइट कहलाएंगे। जैसे यहाँ पे कस्क्यूटा क्या है? हमारा पैरासाइट है। ऐसे मॉस्किटो या जूं वगैरह हैं वो क्या कहलाएंगे? वो पैरासाइट कहलाएंगे, क्योंकि जूं हमारे सर में रहता है, शेल्टर उससे मिलता है और बदले में वो सक करता है ब्लड, लेकिन हमें सिर्फ नुकसान पहुँचाता है। ठीक है, तो पैरासाइट और होस्ट आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। अब हम आगे देखते हैं। पहली wants to know whether mosquito, bedbugs, lice, leeches that sucks our blood are also parasite। बिल्कुल, पहली कह रही है कि मॉस्किटो हैं, बेडबग्स हैं, यानी कि मॉस्किटो मतलब मच्छर, बेडबग्स मतलब खटमल, लाइस मतलब जूं, और लीचेस को लीचेस ही होते हैं, जोंक। ठीक है, तो ये हमारे ये क्या करते हैं? ये क्या है? सब पैरासाइट्स हैं। और ये क्या करते हैं? हमसे फ़ायदा उठाते हैं और लेकिन बदले में वो हमारा नुकसान करते हैं। तो इस तरह के जो भी मॉस्किटो या इंसेक्ट्स जो भी हैं या प्लांट्स हैं, उनको क्या कहा जाता है? पैरासाइट कहा जाता है। ठीक है, आगे अब बात करेंगे। देयर आर फ्यू, अभी हमने अब देखिए ऑटोट्रॉप हेटरोट्रॉप्स को ही हम डिटेल में पढ़ रहे हैं। ये एक तरह का हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हुआ। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि वैसे तो प्लांट्स आपके ज़्यादातर क्या रहते हैं? ऑटोट्रॉप्स रहते हैं, लेकिन कुछ प्लांट्स हेटरोट्रॉप्स भी हैं। इससे आपको ये पता चलता है। यहाँ पे कुछ प्लांट्स हैं जो कि क्या करते हैं? इंसेक्ट्स को क्या करते हैं? ट्रैप कर लेते हैं, और ट्रैप करने के बाद उनको क्या कर लेते हैं? डाइजेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो अब हम उनके बारे में पढ़ेंगे। अब उनमें क्या होता है कि उनका कलर तो ग्रीन होता है, लेकिन उनमें जो प्रॉपरली कंटेंट होना चाहिए फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होने के लिए, जो भी रिक्विजिट्स हैं, जो भी ज़रूरत है कि सनलाइट भी हो, वाटर भी हो, कार्बन डाइऑक्साइड भी हो, तो वो प्रॉपर वहाँ जो भी उनकी सॉइल होती है, ये प्लांट दिखाया जा रहा है, वहाँ पर प्रॉपर कंटेंट उनको नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से क्लोरोफिल होने के बावजूद, ग्रीन होने के बावजूद वो अपना खाना खुद नहीं बना पाते, यानी कि वो ऑटोट्रॉफ्स नहीं होते। ठीक है, तो वो इस वजह से वो यहाँ पर क्या करते हैं कि वो इंसेक्ट्स को अपने अंदर ले लेते हैं और उनको डाइजेस्ट कर लेते हैं। अब इसको हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। ये देखिए इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, ये आपका पिक्चर लाइक स्ट्रक्चर होता है और ये इसका लिड है। ठीक है, अब इसको पढ़ते हैं। तब पिक्चर लाइक स्ट्रक्चर और जग लाइक स्ट्रक्चर कहलाता है, जो कि मॉडिफिकेशन होता है लीफ का। ठीक है, अब ये क्या करते हैं? ये ओपन होता है। अब इंसेक्ट कोई भी इस पर आके बैठता है, जैसे इस पर आके बैठता है और यहाँ पे इसके अंदर जाता है, वैसे ये लिड यहाँ से क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। लिड बंद होने के बाद अंदर फिर क्या होता है? डाइजेस्टिव जूस उसको डाइजेस्ट कर देते हैं और इससे ये अपना न्यूट्रिएंट्स ले लेते हैं और जो भी इनके अंदर कमी रह जाती है वो पूरी कर लेते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे बहुत डिटेल में बता रहे हैं कि उनके अंदर जो स्ट्रक्चर है उनमें हेयर्स होते हैं, हेयर्स डाउनवर्ड्स होते हैं। ठीक है, डायरेक्शन में होते हैं। जैसे इंसेक्ट्स उस पर बैठते हैं वो क्लोज हो जाता है, क्लोज होते ही क्या होता है? वो उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं और इस तरह से वो क्या कहलाते हैं? इंसेक्टिवोरस प्लांट कहलाते हैं। तो इस तरह के प्लांट ऑटोट्रॉप्स नहीं कहलाएंगे, वो क्या कहलाएंगे? ये हेटरोट्रॉप का एक पार्ट हो जाता है और उसको नाम दिया जाता है इंसेक्टिवोरस प्लांट। ठीक है, तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप याद रखिएगा, पिचर प्लांट, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैं। ठीक है, अब बात करते हैं। वो जो कन्फ्यूज हो रहे हैं थोड़े यहाँ पे और बोल रहे हैं कि इफ़ पिचर प्लांट इज़ ग्रीन, अगर पिचर प्लांट ग्रीन है तो वो फोटोसिंथेसिस कर सकता था, देन वाई डज इट फीड ऑन इंसेक्ट। तो अभी आपको ये एक्सप्लेन कर दिया गया कि क्योंकि कुछ कमी होती है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस होने के लिए सिर्फ प्लांट का ग्रीन होना ही सफिशिएंट नहीं है, उसके लिए प्रॉपर CO2 भी होना चाहिए, प्रॉपर वाटर, क्लाइमेटिक कंडीशन फुलफिल्ड होनी चाहिए, जैसे कि सनलाइट होनी चाहिए प्रॉपर, तब उसके बाद वो पूरी प्रोसेस हो जाएगी। ठीक है, सारे फैक्टर्स फुलफिल्ड होंगे तभी ये प्रोसेस होगी। लेकिन जो पिचर प्लांट है यहाँ पर इसके सारे फैक्टर्स फुलफिल्ड नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से उसको अपनी बॉडी में फूड लेने के लिए ये इस तरह की उसकी प्रोसेस होती है कि इंसेक्ट अंदर जाता है, उसको डाइजेस्ट करता है और जो भी उसके न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है उसको वो फुलफिल कर लेता है।
तो अभी हमने यहाँ पे अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन में एक तो पैरासाइट के बारे में जाना, यानी कि कस्क्यूटा अमरबेल के बारे में जाना, और उसके बाद हमने पिचर प्लांट के बारे में जाना जो कि एक इंसेक्टिवोरस प्लांट है। यानी कि अभी तक हमने दो चीज़ें पढ़ी, पैरासाइट जो कि हमारे लिए एक नई चीज़ थी, और दूसरा हमने क्या पढ़ा, इंसेक्टिवोरस प्लांट। ये सब इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखिए क्योंकि अभी चैप्टर बड़ा होता जाएगा तो आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा। तो सबसे पहले हमने मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ऑटोट्रॉफ्स हेटेरोट्रॉफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ा। सारे प्लांट्स हमारे ऑटोट्रॉफ्स होते हैं लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं। ह्यूमन और एनिमल्स हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे ही बेस करता है। ठीक है, तो अब बात है हेटेरोट्रॉपिक, ऐसे प्लांट जो कि हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करें। तो उसमें हमने अभी दो पढ़े, पैरासाइट एंड इंसेक्टिवोरस प्लांट। अब हम थर्ड नंबर पे पढ़ने जा रहे हैं सैप्रोट्रॉफ्स। ठीक है, देखते हैं कि इनके बारे में ऐसा क्या है जो कि ये ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे काम नहीं कर पाते और हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को अपनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बात की जा रही है कि हमने बहुत ज़्यादा पैकेट्स में देखा है कि जो मशरूम्स होते हैं वो वेजिटेबल्स के फॉर्म में यूज़ किए जाते हैं। तो एक्चुअल में ये मशरूम होते क्या हैं, तो ये अम्ब्रेला लाइक कुछ स्ट्रक्चर इनका ऐसा तरह का रहता है, और हम लोग खाते भी मशरूम ऑमलेट लेते हैं या उसकी मशरूम मेथी के डिशेज़ भी हम लेते हैं, तो ये इस तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो ये क्या अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और ये हमेशा आपको मॉइस्ट सॉइल या रॉटिंग वुड में आपको ये देखने को मिलेंगे। मतलब इनके लिए आपको सिर्फ नमी यानी कि ह्यूमिडिटी की ज़रूरत होती है और दूसरा हॉट टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, तो ये उस पर वहाँ पे अपने आप ग्रो कर लेते हैं। ठीक है, Bujo wants to know how these organisms acquire nutrients. They do not have mouths. तो बूजो ने भी दो चीज़ें पढ़ी थी, पैरासाइट्स पढ़े थे और इंसेक्टिवोरस प्लांट पढ़े थे। तो जो पैरासाइट है यानी कि हमारी अमरबेल या कस्क्यूटा था, तो वो क्या था, वो दूसरे प्लांट पे होस्ट पर अपना पूरा छा जाता था, चढ़ जाता था और चढ़ के उससे न्यूट्रिएंट्स ले लेता था। ठीक है, और जो हमारे, तो वो पैरासाइट कहलाता था। जो इंसेक्टिवोरस थे वो इंसेक्ट्स को डाइजेस्ट कर लेते थे, तो वो अपना न्यूट्रिएंट्स ले लेते थे। लेकिन बूजो को ये बात समझ में नहीं आ रही है कि ये जो मशरूम है, ये जो सड़ी गली चीज़ों पे अचानक से निकल आते हैं और उनको सिर्फ मॉइस्चर चाहिए, तो वो अपना न्यूट्रिएंट्स किस तरह लेते हैं। दे डो नॉट हैव माउथ लाइक एनिमल्स डू, दे आर नॉट अ ग्रीन प्लांट्स, ना ये ग्रीन है ना इनके पास एनिमल्स की तरह मुंह है, ना पिचर प्लांट की तरह इनकी पिचर लाइक बॉडी है, ना लिड है। दे लैक क्लोरोफिल, उनके पास क्लोरोफिल भी नहीं है। एंड कैन नॉट मेक फूड बाई फोटोसिंथेसिस, तो ये किस तरह अपना खाना बनाते होंगे जब इनमें कोई भी चीज़ें नहीं हैं। तो इसको हम एक्टिविटी 1.2 के थ्रू समझते हैं। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि हमें बहुत सिंपल सा एक्सपेरिमेंट करना है, ये हम घर में भी कर सकते हैं, कि हमें कोई भी ब्रेड ले लेना है, ब्रेड ऐसी जगह पे रख देना है जहाँ पे मॉइस्चर हो। ठीक है, तो वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा क्योंकि मॉइस्चर ज़रूरी है हमारे इस एक्सपेरिमेंट के लिए, इस एक्टिविटी के लिए। ठीक है, मॉइस्ट होना चाहिए, वार्म प्लेस होना चाहिए। तो ब्रेड को अगर हम 2-3 दिन के लिए ऐसे डाल देते हैं तो उसमें फ्लफ़ी पैचेस अपीयर हो जाते हैं। उसको हम अंडर अगर माइक्रोस्कोप के थ्रू उसको देखेंगे या मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज़ करके उसको देखेंगे तो हमें वहाँ पे कुछ लगेगा, यहाँ पे कुछ ग्रोथ हुई है। उस ग्रोथ को जब हम ऑब्ज़र्व करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि ये क्या है, ये एक तरह के फंगी हैं। फंगी, जो हिंदी में इसको क्या कहते हैं, फंगी को फफूंद। ठीक है, तो फफूंद कहते हैं। तो इस तरह की स्ट्रक्चर देखने को हमें मिलता है ब्रेड के अंदर और ये बहुत कॉमन है। इनको क्या कहते हैं, फंगी कहते हैं। अब यहाँ पे ये फंगी मशरूम बताते बताते या हम क्या सैप्रोट्रॉफ्स को बताते बताते अचानक हम फंगी पे क्यों आ गए हैं, ये न्यू टर्म क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि आपके जो मशरूम हैं ये एक तरह के फंगी ही होते हैं। ठीक है, ये कुछ एडिबल होते हैं और कुछ नॉन एडिबल होते हैं। जब भी फंगी जैसे ब्रेड पे लग गए हैं तो ये हमारे नॉन एडिबल हैं, या अचार पे लगते हैं तो ये नॉन एडिबल हैं, इनको हम खा नहीं सकते और वो चीज़ हमारी ख़राब हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। लेकिन जो ये मशरूम है ये इस तरह के एडिबल फंगी हैं जो खाए जाते हैं। ठीक है, उनका खाने से हमें फ़ायदा मिलता है, ना कि नुकसान। ठीक है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये अलग तरह के मोड ऑफ इनका न्यूट्रिशन ये शो करते हैं और इस तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। ठीक है, एक बार इसको पढ़ लेते हैं। दे हैव अ डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दे एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द ब्रेड। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक इन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर इज कॉल्ड अ सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, यहाँ पे कह रहे हैं कि जिस तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन में न्यूट्रिशन अगर किसी डेड यानी कि सड़ी हुई चीज़ से या डिकेइंग मैटर से लिया जाता है तो उस तरह के न्यूट्रिशन को हम सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक है, अभी जो भी न्यूट्रिशन ले रही थी, अमरबेल ले रही थी, वो किसी डिकेइंग मैटर से नहीं ले रही थी। तो ये हमें यहाँ पे एक अलग बात पता चली, यानी कि अगर सड़ी गली चीज़ों से कोई न्यूट्रिशन ले रहा है तो उसे सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहा जाएगा। और उसका एग्जाम्पल सबसे अच्छा हमारा क्या है, फंगी है।
ठीक है, अचार है हमारा ख़राब हो जाता है, रोटी भी है उस पर फफूंदी लग जाती है। तो उस तरह से ये जो होते हैं किस तरह से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, सिर्फ इनको क्या चाहिए, मॉइस्चर चाहिए। जब मॉइस्चर चाहिए तो ब्रेड में अपने आप ये वहाँ पर आ जाएंगे और ब्रेड से अपना जो न्यूट्रिशन है वो ले लेंगे। ठीक है, और इस तरह के जो इस तरह से ऑर्गेनिज्म लेते हैं इस तरह के न्यूट्रिशन को, उनको क्या टर्म दिया जाता है, सेप्रोट्रॉफ्स कहा जाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा, सेप्रोट्रॉफ्स। अब यहाँ पे ये बताया गया है कि हमें पिकल्स में देखने को मिलता है, हमें लेदर्स में देखने को मिलता है, क्लोथ्स में देखने को मिलता है। जब भी रेनी सीज़न होगा, ह्यूमिड सीज़न होगा, तो ये हमें देखने को फंगी मिल जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे बता रहे हैं कि जो फंगाई होते हैं हमारे, तो वो उनका जो उनका रिप्रोडक्शन मैटर होता है वो एसेक्सुअल टाइप होता है मैक्सिमम। ठीक है, तो वो बहुत ही ईजिली रिप्रोड्यूस कर लेते हैं। तो जैसे एक ब्रेड में हमेशा फंगस लगता है तो वो फ़ौरन दूसरे ब्रेड में ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है, तो क्योंकि उनके स्पोर्स के थ्रू वो अपना रिप्रोडक्शन करते हैं, तो एक स्पोर दूसरी जगह से बहुत आसानी से हवा में चला जाता है और आराम से दूसरी जगह पे फंगस ईजिली लग जाता है। देखते हैं पहली क्या बात कर रही है। पहली इज कीन टू नो वेदर हर ब्यूटिफुल शूज विच शी wore on special occasions were spoiled by fungi and during the rainy season. She wants to know how fungi appear suddenly during the rainy season. यहाँ पे कह रही है इसके बहुत ही खूबसूरत से शूज़ थे, वो स्पेशल ओकेजन्स पे वो पहनती थी, लेकिन अचानक से उसके रेनी सीज़न में क्या हुआ, उसके शूज़ के ऊपर फंगाई जो है वो लग गए। ठीक है, तो वो ख़राब हो गए। तो इससे ये समझ में आता है कि ये जिस तरह के फंगस हैं ये हमारे एक तरह से नुकसान पहुँचाते हैं। जो हमें नुकसान पहुँचाते हैं या नॉन एडिबल हैं, वो हमारे कुछ एडिबल होते हैं, कुछ नॉन एडिबल होते हैं। तो ये किस तरह के, ये नॉन एडिबल है, ये हमारी चीज़ों को एक तरह से नुकसान पहुँचाते हैं। ठीक है, Bujo says once his grandfather told him that his wheat fields were spoiled by a fungus. ठीक है, इसके फादर कहते हैं, ग्रैंडफादर बात करते हैं कि एक फंगस लग जाने की वजह से उनकी जो गेहूं की फसल थी वो ख़राब हो गई, कुछ डिसीज़ हो जाती है। तो क्या ये यहाँ पे जानना चाहते हैं कि क्या फंगाई जो होते हैं वो डिसीज़ कॉज करते हैं? तो बिल्कुल, कुछ फंगस जो होते हैं डिसीज़ कॉज करते हैं, इसीलिए वो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं और कुछ हमारे लिए यूज़फुल होते हैं। ठीक है, ये आपको बार बार बताया जा चुका है। और इनकी कुछ इतने यूज़फुल होते हैं कि उनकी मेडिसिनल वैल्यूज़ भी होती हैं, तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, इनके लिए दो चीज़ें बहुत ज़रूरी है इनके जर्मिनेशन के लिए, वेट एंड वार्म कंडीशन बहुत ज़रूरी है। मतलब क्लाइमेट का वेट होना ज़रूरी है, मॉइस्चर होना ज़रूरी है और गर्मी भी ज़रूरी है, तब ये इनकी ग्रोथ ईजिली हो जाती है। तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें रेफ्रिजरेटर में चीज़ों को रख देना चाहिए, ना वहाँ पे मॉइस्चर रहेगा ना या वहाँ पे गर्मी रहेगी, तो वो आराम से हम अपनी ब्रेड को फंगस से बचा सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। अब नया टर्म यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं, सम ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स, दिस रिलेशनशिप इज़ कॉल्ड सिम्बियोसिस। ठीक है, यहाँ पे कह रहे हैं कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो आपस में साथ में मिलके रहते हैं लेकिन एक दूसरे को फ़ायदा पहुँचाते हैं। जैसे कि अभी हमने होस्ट और पैरासाइट पढ़ा था, उसमें एक को फ़ायदा पहुँचता है, दूसरे को नुकसान। ठीक है, तो यहाँ पे उसकी बात नहीं की जा रही है। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि दोनों साथ में रहते हैं और साथ में एक दूसरे को फ़ायदा पहुँचाते हैं, यानी कि एक से किसी को शेल्टर मिलता है, दूसरे को न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। तो इस तरह की जो रिलेशनशिप है उसको कहते हैं सिम्बायोसिस। ठीक है, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल यहाँ पे ले रहे हैं, फंगी लिव इनसाइड द रूट्स ऑफ प्लांट्स। ठीक है, कुछ फंगस ऐसे होते हैं जो प्लांट्स के रूट्स के अंदर रहते हैं। ठीक है, द प्लांट्स प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स, प्लांट से उनको क्या मिल जाता है, न्यूट्रिएंट्स मिल जाता है। एंड रिटर्न फंगस प्रोवाइड वाटर एंड सर्टेन न्यूट्रिएंट्स, और फंगस उनको क्या प्रोवाइड कर देते हैं, कुछ न्यूट्रिएंट्स और वाटर। ठीक है, तो इस तरह से जो एसोसिएशन होता है उसको सिम्बायोसिस कहते हैं। और कुछ स्पेशल एसोसिएशंस होते हैं उनको टर्म दे दिया जाता है, वो क्या यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, लाइकेंस कहा जा रहा है। तो लाइकेंस जो हमेशा होता है वो एल्गी और फंगस, यानी कि एल्गा या एल्गी जो भी हम कह सकते हैं, अब फंगस का रिलेशनशिप को हम क्या कहते हैं, लाइकेंस कहते हैं। ठीक है, ये आराम से साथ में रहते हैं। इससे क्या होता है, एल्गी होते हैं हमारे ग्रीन। ठीक है, ये ऑटोट्रॉप्स होते हैं, ये अपना खाना खुद बना लेते हैं। ऑटोट्रॉप्स होने की वजह से फंगस इससे अपना फूड ले लेते हैं और इनको फंगस के थ्रू शेल्टर और वाटर मिल जाता है। ठीक है, यही बात यहाँ बताई जा रही है, द फंगस प्रोवाइड शेल्टर, वाटर एंड द मिनरल्स टू द एल्गा एंड इन रिटर्न द एल्गा प्रिपेयर्स द फूड टू द फंगस।
ठीक है, वही बात कही जा रही है कि एल्गा से हमें फूड मिल जाता है क्योंकि वो ग्रीन होते हैं, ऑटोट्रॉप्स होते हैं, और जो फंगस होता है उनको बदले में शेल्टर दे देता है और वाटर और कुछ मिनरल्स दे देता है। तो इस तरह से रिलेशनशिप को स्पेशल टर्म दिया जाता है एल्गी और फंगी के, तो वो क्या कहलाता है, लाइकेंस कहता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ लोग फंगी यूज़ करते हैं, कुछ लोग फंजाई यूज़ करते हैं, तो आपको जो अपने अकॉर्डिंग सही लगे आप यूज़ कर सकते हैं। अब अपने नेक्स्ट हेडिंग की तरफ चलते हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि हम किस तरह सॉइल के जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको रिप्लेनिश्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बात की जा रही है कि जो फार्मर्स होते हैं वो क्या करते हैं, मैन्योर्स डालते हैं या फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं अपनी फील्ड की उपज कह रहे हैं, उसकी जो फर्टिलिटी होती है उसको बढ़ाने के लिए। ठीक है, ताकि उसमें अच्छे कंटेंट रहेंगे न्यूट्रिएंट्स, तो प्रॉपर हमारी फील्ड्स की ग्रोथ होगी, हमारी जो क्रॉप होगी वो अच्छी रहेगी। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जैसे हम कुछ भी मिनरल्स या न्यूट्रिएंट्स है वो हम प्लांट को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे वही बात कह रहे हैं कि फर्टिलाइज़र हम प्रॉपर अमाउंट में डाल देते हैं जिससे, या मैन्योर, तो उससे क्या होता है कि उनकी कमी जो होती है सॉइल की वो पूरी हो जाती है और वो प्रॉपरली फिर उनमें क्रॉप हमारी प्रॉपरली ग्रोथ कर पाती है। अब यहाँ पे बात की जा रही है कि फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स तो हम यूज़ कर ही लेते हैं, कंटेन्स न्यूट्रिएंट्स सच एज, उसमें क्या होता है इन फर्टिलाइजर्स में हमारे नाइट्रोजन, पोटेशियम और फॉस्फोरस होता है, यानी कि NPK, ये हमारे फर्टिलाइजर्स हैं, आप जानते ही होंगे NPK नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। These nutrients need to be added from time to time enrich the soil. We can grow plants and keep them healthy if we can fulfill the nutrient requirement of the plant. Obvious सी बात है, हमारे plants healthy होंगे अगर हम उनकी properly उनमें हम fertilizers और manures डालते रहेंगे। Usually crop plants absorb a lot of nitrogen. अब यहाँ पे बात की जा रही है नाइट्रोजन की कि वो किस तरह नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं। एंड द सॉइल बिकम डिफिशिएंट ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, हमारी सॉइल को नाइट्रोजन की भी ज़रूरत होती है। ठीक है, अगर हम मैन्योर और ये डालते रहेंगे, प्लेंटी अमाउंट में डालते रहेंगे, तो क्या होता है, क्योंकि ये नेचुरल नहीं है तो फ़ायदे से ज़्यादा कुछ नुकसान भी हो जाता है। तो अगर हम कुछ ऐसी चीज़ का यूज़ करें जिससे हमें सिर्फ फ़ायदा मिले, हमें नुकसान मिले ही ना, क्योंकि ये है तो आर्टिफिशियल, एक जो ऑर्गेनिक और जो हमारी सॉइल की जो ऑर्गेनिक चीज़ होती है वो इससे थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे बात की जा रही है नाइट्रोजन की। अब नाइट्रोजन हमें मिलता है फ्री फॉर्म में, गैशियस फॉर्म में। ठीक है, तो इसे हम किस तरह अपनी सॉइल को ये हमें मिल जाए, तो उसके लिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। प्लांट्स कैन नॉट यूज़ इट इन इट्स मैनर, दे कैन यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड, दे नीड नाइट्रोजन इन सॉल्युबल फॉर्म। ठीक है, प्लांट्स हमारे जो होते हैं वो डायरेक्टली नाइट्रोजन का यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में तो ऐसे तो 78% नाइट्रोजन है फ्री फॉर्म में, लेकिन वो क्या है, गैशियस फॉर्म में है, लेकिन इनको चाहिए प्लांट्स को सॉल्युबल फॉर्म में। तो क्या होता है, यहाँ पे एक बहुत अच्छा सा एसोसिएशन हो जाता है प्लांट्स और बैक्टीरिया के बीच में। उस बैक्टीरिया का नाम है राइजोबियम। आप लोगों ने पढ़ा होगा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, इसका नाम है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया राइजोबियम। ठीक है, तो ये किस तरह क्या करता है, नाइट्रोजन को लेता है और उसको फिक्स करने के बाद उसको उनके नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स के फॉर्म में, अमोनिया के फॉर्म में चेंज कर देता है, जिससे प्लांट्स को प्रॉपरली क्या मिल जाती है, नाइट्रोजन मिल जाती है सॉल्युबल फॉर्म में। और राइजोबियम, लेकिन क्या होता है कि वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, ये बैक्टीरिया इस तरह के कि ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते, तो ये प्लांट्स से अपना खाने को ले लेता है। और ज़्यादातर ये कहाँ आपको मिलेगा, ये आपको दलहनी फसलों में, हिंदी में कहेंगे दलहनी फसलें और इंग्लिश में कहेंगे लेग्यूम्स में। ठीक है, दालें जो हैं, जो दालें हैं उनमें ये आपको मिलेगा, जैसे कि आपका हो गया ग्राम, चना, पीज मतलब हो गया मटर, मूंग, बीन्स, लेग्यूम्स, एंड प्रोवाइड्स देम विद नाइट्रोजन। इन रिटर्न द प्लांट्स प्रोवाइड, यही कह रहे हैं कि ये उनको क्या करेगा, प्लांट को क्या प्रोवाइड करेगा, नाइट्रोजन देगा, और प्लांट से क्या लेगा, प्रॉपर शेल्टर ले लेगा, क्योंकि ये एक नोट्स के फॉर्म में, गांठों के फॉर्म में, रूट्स में ये रहता है। जो दलहनी फसलें होती हैं या दालें होती हैं, तो ये उनमें क्या होता है, एक नोट्स बना लेता है और उसमें अपना रहता है, और इनको प्लांट को इसको प्लांट से क्या मिल जाता है, शेल्टर मिल जाता है, और बदले में ये इनको नाइट्रोजन सॉल्युबल फॉर्म में दे देता है। ठीक है, तो इस तरह के रिलेशन को हम क्या टर्म देंगे, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, जो हम पीछे पढ़ चुके हैं, जिससे किसी को नुकसान नहीं होता, दोनों को अपना अपना फ़ायदा मिल जाता है। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट है फार्मर्स के लिए, बहुत ही ज़्यादा इससे फ़ायदा पहुँचता है। दे कैन रिड्यूस द यूज़ ऑफ द नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स, जिससे क्या हो जाता है कि हम नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स का यूज़ कम कर लेते हैं, और जहाँ पे हम लेग्यूमिनस प्लांट ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करा लेते हैं, ताकि हमारे प्लांट्स की प्रॉपर ग्रोथ होती रहे और हमारी सॉइल की फर्टिलिटी बनी रहे। मोस्ट ऑफ द पल्सेस दाल्स आर ऑब्टेन फ्रॉम द लेग्यूमिनस प्लांट। ज़्यादातर हमारी दालें जो होती हैं वो लेग्यूमिनस प्लांट से ही हमें मिलती हैं।
आगे देख लेते हैं। इन दिस चैप्टर यू लर्न दैट मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स। हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा, ज़्यादातर ऑटोट्रॉप्स के बारे में पढ़ा कि ज़्यादातर प्लांट्स जो होते हैं वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, लेकिन पढ़ा कि कुछ फ्यू पैरासिटिक होते हैं, जो कि जिसका एग्जाम्पल है कस्क्यूटा या अमरबेल। कुछ सैप्रोफिटिक होते हैं जैसे हमारे फंगी, और कुछ इंसेक्टिवोरस के बारे में भी हमने पढ़ा था, है ना। ऑल एनिमल्स आर कैटेगराइज एज हेटरोट्रॉप्स। तो इनको किस कैटेगरी में, एनिमल्स किस कैटेगरी में आते हैं, हमारे हेटरोट्रॉप्स में आ जाते हैं, और ये डिपेंड करते हैं प्लांट्स पर और एनिमल्स पे, ठीक है। फॉर फूड के लिए ये एनिमल्स और प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं। कैन वी से दैट द इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर पार्शियल हेटरोट्रॉप्स। क्या हम इंसेक्टिवोरस प्लांट को पार्शियल हेटरोट्रॉप्स कह सकते हैं? तो हाँ, इनको हम पार्शियल हेटरोट्रॉप्स कह सकते हैं, क्योंकि ये पूरी तरह से उस पर डिपेंड नहीं होते, तो इनको हम पार्शियल हेटरोट्रॉप्स कह सकते हैं, ठीक है। बाकी ये कि आप अपने अकॉर्डिंग इसको सोचिएगा। ये यहाँ पे ये मेरा अपना वो है हेटरोट्रॉप्स है या नहीं है, ये आप अपने हिसाब से देखिएगा और बताइएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने अपना वो दे दिया, अब आप समझिएगा कि ये सही है कि नहीं है, गलत भी हो सकता है और सही भी, ठीक है। इस तरह की चीज़ें इसलिए डालना बहुत अच्छा रहता है कि बच्चा क्यूरियस होता है, क्यूरियस होकर वो कमेंट करता है, वो क्वेश्चन करता है, तो उसका माइंड यहाँ पे चलता है, एक्टिवेट होता है। तो मेरे हिसाब से ये मान लीजिए कि ये पार्शियल हेटरोट्रॉप्स है, लेकिन क्या वाकई में ये है, सच है ये, तो ये आपको चेक करना है, फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। और फिर आपको गलत भी साबित करना है कि हम गलत है या सही है, ठीक है। हमने बहुत से टर्म्स के बारे में भी पढ़ा, ऑटोट्रॉपिक, क्लोरोफिल, हेटरोट्रॉप्स, होस्ट, हमने सबके बारे में पढ़ा। इंसेक्टिवोरस प्लांट के बारे में पढ़ा, न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिशन, पैरासाइट, ये सारे टर्म हमने पीछे ले लिए, कवर कर लिए। अब एक बार ये देख लेते हैं। यहाँ पे ये बता रहे हैं कि ऑर्गेनिज्म को क्या चाहिए, फूड चाहिए, एनर्जी चाहिए अपनी ग्रोथ, अपनी बॉडी की ग्रोथ करने के लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ग्रीन प्लांट जो होते हैं अपना खाना खुद बनाते हैं, उनको टर्म दिया जाता है ऑटोट्रॉप्स। फिर बात की गई है कस्क्यूटा प्लांट की, वो एक तरह का क्या है, पैरासाइट है, जो कि और जिससे ये खाना लेता है वो क्या कहलाता है, होस्ट कहलाता है। ये टर्म याद रखिएगा, होस्ट। प्लांट यूज सिंपल केमिकल सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करते हैं, और उससे क्या बनाते हैं, अपना खाना बनाते हैं। क्या क्या यूज़ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स। क्लोरोफिल, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। अगर इसमें से एक भी एब्सेंट होता है तो ये प्रॉपरली इससे फोटोसिंथेसिस रिएक्शन नहीं हो पाएगी। कॉम्प्लेक्स केमिकल सब्सटेंस जैसे कार्बोहाइड्रेट्स है, वो एक कॉम्प्लेक्स है, तो वो किसका प्रोडक्ट होता है, वो हमारे फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट होता है। इसको टर्म दिया जाता है स्टार्च भी बोला जाता है, स्टार्च के फॉर्म में खाना इकट्ठा हो जाता है। सोलर एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय द क्लोरोफिल, बिल्कुल सोलर एनर्जी कहाँ किससे ट्रैप करता है, क्लोरोफिल उसको ट्रैप कर लेता है और यूज़ कर लेता है, कंज्यूम कर लेता है फोटोसिंथेसिस रिएक्शन के लिए। ऑक्सीजन बनती है हमारी फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में, बिल्कुल CO2 का यूज़ होता है और ऑक्सीजन निकलती है, वो हम यूज़ कर लेते हैं। ये हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैनी फंगी डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर, दे आर सैप्रोट्रॉप्स, ठीक है। इनको क्या कहा जाता है, फंगी को सैप्रोट्रॉप्स नाम दिया जाता है। फ्यू प्लांट्स एंड एनिमल्स आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स फॉर देयर न्यूट्रिशन इज कॉल्ड हेटरोट्रॉप्स। जो प्लांट्स और एनिमल्स किसी और पर डिपेंड करते हैं अपनी न्यूट्रिशन के लिए, वो क्या कहलाते हैं, हेटरोट्रॉप्स प्लांट्स कहलाते हैं। यानी कि सैप्रोट्रॉप्स भी हेटरोट्रॉप्स कहलाएंगे, और जो आपके इंसेक्टिवोरस हैं वो सब हेटरोट्रॉप्स की कैटेगरी में आएंगे, ठीक है। अब अपनी एक्सरसाइज देख लेते हैं। इसमें क्वेश्चन तो बहुत ईजी है, सीधा हम फिलअप्स और नेम द फॉलोइंग देखते हैं। ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स, दिस इज दे सिंथेसाइज ओन फूड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका ऑटोट्रॉप्स आ जाएगा, ठीक है। फिर बात करते हैं यहाँ पे, ये AU2TO है, ठीक है, ऑटो। द फूड सिंथेसाइज बाय प्लांट्स इज स्टोर्ड एज ए स्टार्च फॉर्म में वो हो जाता है। इन फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड बाय पिगमेंट इज कॉल्ड क्लोरोफिल। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट्स टेकन इन क्या लेते हैं, CO2 लेते हैं, और क्या रिलीज कर देते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब बात करते हैं नेम द फॉलोइंग। अ पैरासाइट प्लांट विद येलो स्लेंडर, कौन सा प्लांट है भाई, आपको पता होगा, कस्क्यूटा या अमरबेल, ठीक है। फिर बात करें प्लांट दैट इज पार्शली ऑटोट्रॉपिक, ऐसा प्लांट का नाम बताना है जो कि थोड़ा मतलब यानी कि पार्शली ऑटोट्रॉपिक हो, ये नाम आप बताएंगे, ठीक है। कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे ऐसा कौन सा प्लांट है जो कि पार्शली ऑटोट्रॉपिक है, यानी कि कुछ तो खाना अपना बना लेता है लेकिन कुछ नहीं बनाता, डिपेंड करता है। आप द पोर्स थ्रू विच लीव्स एक्सचेंज गैसेस, वो क्या कहलाते हैं, हमारे स्टोमेटा, और स्टोमेटा कहलाते हैं, और उसमें क्या होता है, स्टोमा होता है, ठीक है। तो आप ये लिख सकते हैं यहाँ पे। हमें क्या करना है, टिक करना है करेक्ट आंसर को। कस्क्यूटा इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये क्या है, हमारा पैरासाइट है। द प्लांट विच ट्रैप्स एंड फीड्स एंड इंसेक्ट्स, वो क्या कहलाते हैं, हमारे पे पिक्चर प्लांट कहलाते हैं। मैचिंग करेंगे, क्लोरोफिल को अगर हम मैच करें तो लीव से कर देंगे,
ठीक है। नाइट्रोजन की बात करें तो वो राइजोबियम, कस्क्यूटा की बात करें तो पिक्चर प्लांट, एनिमल्स की बात करें तो ऑब्वियसली इंसेक्ट्स। एक मिनट, ये गलत हो गया आपका, एक मिनट। ठीक है, आपका ये आएगा इंसेक्ट का, पहले देख ले, एनिमल्स, इंसेक्ट आपका जाएगा पिक्चर प्लांट से, ठीक है। और ये तो आपका सही था कि क्लोरोफिल लीव और एनिमल्स और कस्क्यूटा, ये आपका आएगा पैरासाइट और एनिमल्स आएंगे हेटेरोट्रॉप्स। चलिए, अगर कुछ भी मिसिंग आपको लगे या कुछ भी डाउट लगे तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, आपको उसमें करेक्शन कर दिया जाएगा, ठीक है। या जो भी अगर आप गलत कुछ कह रहे होंगे तो उसको भी सही कर दिया जाएगा, बता दिया जाएगा। तो अब हम ट्रू फॉल्स का लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, तो ये रॉन्ग है, फॉल्स है, क्योंकि हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, हमें ऑक्सीजन रिलीज होती है। प्लांट विच सिंथेसाइज देयर फूड आर कॉल्ड सैप्रोफाइट्स, ये भी फॉल्स है, क्योंकि उनको हम क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज नॉट अ प्रोटीन, वो प्रोटीन नहीं होता। ट्रू, बिल्कुल प्रोटीन नहीं होता, वो कार्बोहाइड्रेट होता है। सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ट्रू, बिल्कुल हमारी जो सोलर एनर्जी होती है, हम फोटो लाइट का यूज़ करते हैं, सनलाइट का यूज़ करते हैं और उसको बदल देते हैं किस में, केमिकल्स में, स्टार्च में, ठीक है। यस, ऑक्सीजन गैस निकल जाती है, वाटर निकल जाता है, तो ये केमिकल, हम एक तरह से कह सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस में सोलर एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है केमिकल एनर्जी में। Choose the correct option which of the following, which part of the plant take in the carbon dioxide from the air for photosynthesis। photosynthesis के लिए कौन CO2 को लेता है, स्टोमेटा लेता है, ठीक है। Choose the correct option from the following, plant take carbon dioxide from the atmosphere mainly through the air। मेनली अगर कहा जाए तो वो लीव्स से लेता है, ठीक है। अभी लास्ट क्वेश्चन है, कुछ आप भी अपने से करिएगा, ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रही हूँ, इसको आप खुद कर लीजिएगा। वाई डू फार्मर्स ग्रो मैनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल क्रॉप इनसाइड द लार्ज ग्रीन हाउसेज, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ द फार्मर, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप खुद करेंगे, एप्लीकेशन बेस्ड है, ठीक है। आपका चैप्टर यहाँ पे क्लोज होता है। कोई भी क्यूरियोसिटी, कोई भी चीज़ आपको ना समझ में आई हो, कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। जैसे यहाँ पे लास्ट में मैंने आपके यहाँ पे छोड़ा है, तो इसको आप डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके, उसके बाद हम लोग अपने नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे, चैप्टर 2 क्लास 7 साइंस। तब तक के लिए बाय बाय।